विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के एक नए टॉपिक इतिहास के टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हैं। और आज से हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर पर बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस प्रारंभिक परीक्षा के लिए शुरुआत हो गया है। तो जो बच्चे आप लोग में से ऑफलाइन सेंटर पर बिहार दरोगा के लिए सीट मारना चाहते हैं तो आप आके संपर्क कर लें कार्यालय में। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण। ध्यान दीजिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण। मध्यकाल इतिहास से हम लोग का एक टॉपिक लिए हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण। और देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, महमूद गजनी पढ़ेंगे और मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया। ध्यान रखिएगा, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। फिर से ध्यान रखिएगा, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था 712 ईस्वी में। 712 सबसे पहला सफल आक्रमण। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था, किसका शासन था, तो उस समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था, दाहिर। सिंध मतलब भारत, उस समय सिंध कहने का मतलब क्या था, भारत। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था, तो दाहिर का था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। अरब वासी जो बार बार आक्रमण कर रहे थे भारत पर, उसका उद्देश्य क्या था, तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का स्थापना करना। धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का स्थापना करना। फिर से समझ लीजिएगा, अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया। और अब अरब आक्रमण के समय सिंध पर पूछेगा किसका शासन था, तो शासन था दाहिर का। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका पर्पस क्या था, तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म की स्थापना करना। अब देखेंगे अगला एक शासक आता है अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से, महमूद गजनी। याद रखेंगे, महमूद गजनी या गजनबी, गजनी बोलिए या गजनबी बोलिए। महमूद गजनबी, गजनी प्रांत का था इसलिए गजनी भी इसका नाम है, महमूद गजनी। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगिन था, जो कि एक तुर्क सरदार था। ध्यान रखिएगा, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन, अल्पतगिन, जो कि एक तुर्क सरदार है। महमूद गजनी का नाना, महमूद गजनी का नाना, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनी को अपने नाना के यहाँ से ये सारा वंश मिला। ध्यान दीजिएगा, नाना के यहाँ से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो महमूद गजनी का गजनी साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा अल्पतगिन, जो कि एक तुर्क सरदार है। और महमूद गजनी का नाना है कौन, अल्पतगिन। अब महमूद गजनी का एक परिचय देख लीजिए कि महमूद गजनी एक परिचय, तो सबसे पहला बात कि कहाँ का निवासी था, तो अफगानिस्तान के एक प्रांत है गजनी। याद रखेंगे, महमूद गजनी कहाँ का निवासी, अफगानिस्तान का प्रांत, अफगानिस्तान का एक प्रांत है, छोटा सा जगह है गजनी, वहां का। नाना का नाम अभी बताएं अल्पतगिन और पिता का नाम सुबुक्तगिन। ध्यान दीजिएगा, पिता से ज्यादा महत्व नाना को दिया गया, इसलिए क्योंकि जिसको साम्राज्य मिला नाना की ओर से मिला। कहां से मिला, नाना की ओर से। तो नाना का नाम याद रखेंगे अल्पतगिन और पिता का नाम सुबुक्तगिन। अब ध्यान दीजिएगा, भारत पर ये पहला आक्रमण कब करता है, तो महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया था। भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया, जयपाल के विरुद्ध। भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। कितना बार, 17 बार आक्रमण। ध्यान दीजिएगा, बार बार आता था, बार बार जाता था लूट कर, तो 17 बार कुल आक्रमण किया है। बहिंद की लड़ाई याद रखेंगे 1008 ईस्वी में, बहिंद की लड़ाई 1008 ईस्वी में आनंदपाल और महमूद गजनी, आनंदपाल और महमूद गजनी बोलिए या गजनबी, एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे आनंदपाल के सामने कटकुट लिखे हैं, मतलब आनंदपाल हार गया था और महमूद गजनी जीत गया था, महमूद गजनी जीत गया। और आनंदपाल कौन था, जयपाल का बेटा था, जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। तो बहिंद की लड़ाई
1008 ईस्वी में आनंदपाल और महमूद गजनी के विरुद्ध महमूद गजनी जीता, आनंदपाल हार गया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर, एकदम याद रखिएगा, इसमें VVI लगा लीजिएगा आप लोग। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी। और देखेंगे महादेव की ऐसी कृपा कि पूरा मंदिर तो लूट लिया, लेकिन घर गर्भगृह को जहां पर शिवलिंग रखा हुआ था उसको क्षति नहीं पहुंचा पाया था। याद रखेंगे, सोना चांदी बहुत सारा कुछ लूट लिया सोमनाथ मंदिर का, ठीक है ना, लेकिन जो गर्भगृह है उसको क्षति नहीं पहुंचाया। इतनी महिमा महादेव की है। तो एक बार बोलिए महादेव की जय। तो ध्यान दे रखिएगा कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो 1025 ईस्वी में प्रयोग किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ? सौराष्ट्र गुजरात में। इस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। इस समय गुजरात का शासक कौन है? भीम प्रथम है। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण कर दिया था? तो जाटों ने। सोमनाथ मंदिर लूट कर जब ये महमूद गजनी जा रहा था तो उस पर आक्रमण कौन किया था? जाटों ने। और लगभग कुछ हिस्सा है जाट उससे लूट लिया था, 30 या 40% हिस्सा उसका लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर आक्रमण कौन करता है? जाटों ने करता है। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब? 1027 में जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। याद रखिएगा, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब? 1027। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब? 1027। किसके विरुद्ध में? जाटों के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? जाटों के विरुद्ध में। अब महमूद गजनी का पूछेगा कि मृत्यु कब हो गया? तो 1023 ईस्वी। ठीक, तो अगर आपको जो भी पॉइंट समझ में ना आया हो, वीडियो एक बार फिर से चलाकर आप लोग देखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं इसी के आगे, ठीक है। जो दिक्कत होगा एक बार देख लीजिए और इसको लिख कर याद करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ सुन लेने से याद तो हो जाएगा, लेकिन ये क्षणिक रहेगा। आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और परीक्षाओं में देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से रखते हैं। एक ही रहेगा, 2 ही प्रश्न रहेगा, लेकिन प्रश्न रहेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो बढ़ते हैं इसी में अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे महमूद गजनी के दरबार के विद्वान, यहाँ से क्वेश्चन 100% आप लिख लीजिए, एग्जाम में छपेगा। 100% आप लिख लीजिए। महमूद गजनी के दरबार के विद्वान में याद रखेंगे फिरदौसी, अलबरूनी, कुतबी, फरूकी। फिरदौसी, अलबरूनी, कुतबी, फरूकी। अब देखेंगे फिरदौसी एक पुस्तक लिखा शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन? फिरदौसी। और किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, बोलिए किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। हिंदी में इसी को भारत की खोज नाम दिया गया, भारत की खोज। इसके लेखक अलबरूनी। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो अलबरूनी आया था। ये चारों इसी के दरबार में है। याद रखिएगा, कूट बनाकर भी दे सकता है। फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, कोई एक अलग दे देगा और कूट दे देगा केवल एक, केवल दो। तो आप चारों नाम याद रखेंगे, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, फरूकी। फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, फरूकी। फिरदौसी क्या लिखा? शाहनामा। अलबरूनी क्या लिखा? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। इसी को भारत की खोज करते हैं। महमूद गजनी दुनिया का पहला सुल्तान था। याद रखेंगे, महमूद गजनी पूरे दुनिया में पहला सुल्तान बना था। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? याद रखेंगे, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? तब विद्याधर। याद रखेंगे, विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर। मुहम्मद गौरी के बारे में आप देख लीजिए एक बार। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक पूछेगा कौन? तो मुहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक पूछेगा कौन? तो मुहम्मद गौरी। मुहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसमनी वंश का। एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिए। मुहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसमनी वंश का था। ये चारों तो आप एकदम याद रखेंगे। महमूद गजनवी के साथ आने वाले कौन विद्वान? 4 विद्वान, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, फरूकी। चलिए, मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? तो 1175 में किया था, मुल्तान के विरुद्ध में। याद रखेंगे, मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तान के विरुद्ध किया था।
तराइन का पहला युद्ध पूछेगा तो 1191 में। तराइन का पहला युद्ध क्या बोलेगा? 1191। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी इसमें हार गया। लेकिन गलती पृथ्वीराज चौहान का किए कि मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिए, ठीक है, मारे नहीं। फिर क्या किया? दूसरा युद्ध हो गया तराइन का लगातार 1192 में। 1191 में पहला और दूसरा 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गौरी इसमें विजय हो गया। चंदावर का युद्ध याद रखेंगे। अब देखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध में यही जयचंद सहायता दिया था। किसका? मोहम्मद गौरी का। यही जयचंद दिया। फिर मोहम्मद गौरी का क्या कि जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में मार गिराया। तो चंदावर का युद्ध बोलेगा 1154 में। चंदावर 1154 में जयचंद और मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी जीत गया, जयचंद हार गया। मोहम्मद गौरी का मृत्यु पूछेगा तो 1206 में। तराइन का पहला दूसरा युद्ध याद रखेंगे 1191 1192। पहला युद्ध में जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान, दूसरा युद्ध में हार जाते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी का मृत्यु पूछेगा तो 1206 में। और इसी 1206 में याद रखेंगे गुलाम वंश आ जाता है। कौन वंश आता है? गुलाम वंश, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी को पूछेगा किस भारतीय शासक ने सबसे पहले पराजित किया था? तो भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस ने पराजित किया? तो भीम द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे प्रश्न को हम लोग। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि पूछेगा तो चंद्रबरदाई, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन? तो चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज रासो, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पूछेगा तो वो भी चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन? चंद्रबरदाई थे। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में भारत को जीता? तो बताइए, पृथ्वीराज चौहान को हराया था कौन? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जीत गया। तराइन का दूसरा वही क्वेश्चन को पलट के पूछ दिया कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में भारत को जीता? तो मोहम्मद गौरी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी। नोट करके पॉइंट याद रखिएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत करवाया था? ये था महमूद गजनी। कौन था? महमूद गजनी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्का निर्गत करवाया था? महमूद गजनी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त किया? ये भी कई बार पूछा हुआ है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त किया? तो बख्तियार खिलजी। तो बच्चों, आज हम लोग अरब आक्रमण, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, ये 3 टॉपिक देखें। और कल हम लोग मिलेंगे आपको इसी में एक टॉपिक हम लोग का गुलाम वंश, याद रखेंगे, गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी का शासन खत्म होता और गुलाम वंश आता है। तो कल का वीडियो उसके ऊपर रहेगा। आज आप इस वीडियो से नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।